गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हमारा विषय जो है वो एक नया विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि आपके हिंदी जो सब्जेक्ट है आपकी क्लास में उसका ही एक भाग है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये लेखन अभिव्यक्ति से संबंधित भाग है। उस लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं ये 20 मार्क्स की अर्थात 20 नंबर की जो लेखन अभिव्यक्ति है, अंतिम प्रश्नों में पेपर के अंतिम जो प्रश्न होते हैं 4, उस लेखन अभिव्यक्ति के बारे में मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दरअसल उस लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, 4 भाग आते हैं, जिसमें 4 पार्ट कह सकते हैं। जिसमें एक भाग आपका अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, अनुच्छेद लेखन है। दूसरा पार्ट एप्लीकेशन है। तीसरा पार्ट उसका जो है वह है आपका विज्ञापन। चौथा पार्ट है वह आपका संदेश लेखन। पहले के 2019 के एग्जाम में पैटर्न कुछ और था। इस समय जो पैटर्न न्यू पैटर्न 2021 का CBSE हिंदी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुछ चैप्टर्स भी कटे हैं और चैप्टर्स के साथ में जो पेपर का प्रारूप है वह भी परिवर्तन हुआ है। उस पेपर के प्रारूप में प्रश्नों की जो एक शैली होती थी उस शैली में भी परिवर्तन आया है। इस विषय पर मैं आपको आने वाले समय में इस विषय पर चर्चा करूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको जिस चीज़ को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेखन अभिव्यक्ति आपकी 20 नंबर की है। 4 प्रश्नों में वो विभक्त है और प्रत्येक जो पाठ है लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत वो 5-5 नंबर का पाठ आपके एग्जाम में आएगा। अर्थात 5 नंबर का अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। 5 नंबर का पत्र जो होते हैं आपके वो लिखने के लिए आएगा और 5 नंबर का आपका विज्ञापन बनाने के लिए आएगा और 5 नंबर का जो रहेगा संदेश लेखन, जो न्यू टॉपिक जुड़ा है लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत। एक अनुच्छेद लेखन भी है। अनुच्छेद लेखन से पहले निबंध लेखन आता था, लेकिन इस बार की परीक्षा में न्यू पैटर्न बदला है तो उसके अनुसार पेपर बनकर आएगा। बात दर्शन में आपके सामने लेखन अभिव्यक्ति का जो पहला पार्ट है इसमें से आपका 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। एक अनुच्छेद लिखने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनाने वाला आपसे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करेगा प्रश्न पत्र पर। 3 उसमें लगभग आपके अनुच्छेद लेखन होंगे, उसमें से एक करने के लिए आपको आदेश होगा उस पेपर में। अब उसी जो पहला पार्ट है लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत, उस पहले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुच्छेद लेखन। ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है इसके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। उस चर्चा में आप भी मेरे साथ में सम्मिलित रहिए और मैं तो वही मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो आज का शीर्षक लिया है पहला, बहुत ही प्रसिद्ध शीर्षक है, यह फेमस शीर्षक है, बहुत जीवन में काम आने वाला भी ये शीर्षक है। इससे ज्ञान बहुत प्राप्त होता है हमें और आज का ज़माना भी इसका ही है। जो हम बढ़ रहे हैं ऊंचाइयों पर बढ़ने का कारण भी आज का यही शीर्षक है। यह शीर्षक हमारा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो तकनीकी है जिसे विशिष्ट ज्ञान कहते हैं वो आज के युग में वरदान के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में है या पाप के रूप में है। इस विषय पर हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अनुच्छेद लेखन होता क्या है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं? अभी तक आपने देखा था
जो निबंध होया करता था उस निबंध को आप काफ़ी लंबी चौड़ी भाषा में लिखा करते थे, जिसमें सर्वप्रथम भूमिका होती थी, प्रस्तुतिकरण होता था और लास्ट में उपसंहार होया करता था। बीच में उसके टॉपिक्स हुआ करते थे, उसके गुण और दोष, जो भी विषय जिस विषय पर हम निबंध लिखते थे, काफ़ी लंबा चौड़ा होता था। बट जो अनुच्छेद लेखन है, इन दोनों में यही अंतर है कि अनुच्छेद लेखन में शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाता है। सर्वप्रथम ये विशेषता है कि छोटा लिखा जाता है, छोटा भी इतना अच्छा हो कि देखने में अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे। तो इन दोनों में यही अंतर है और भी इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक अर्थ और परिभाषा के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुच्छेद लेखन गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। देखो, हिंदी साहित्य के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आपका गद्य भाग होता है और एक पार्ट आपका पद्य भाग होता है। गद्य भाग के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। गद्य भाग के अंतर्गत वे विधाएं सारी आती हैं जिनमें किसी प्रकार का रस, ध्वनि और आपका छंद वगैरह नहीं होता है, रस विहीन होते हैं, जिसके अंतर्गत कहानी है। आपकी कहानी आपका गद्य विधा का एक भाग है। निबंध है वह भी एक गद्य विधा का भाग है। आपका स्पीच है वह भी, भाषण है जो लिखते हैं वह भी एक गद्य विधा का ही कारण है। नाटक भी इसके अंतर्गत आते हैं। और जिस सब्जेक्ट को, जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अनुच्छेद लेखन, यह भी एक गद्य विधा का ही एक जीता जागता उदाहरण है। इसमें किसी विचार, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अनुच्छेद लेखन की कि किसी भी अनुभव या दृश्य को या किसी विचार को, कोई भी विचार हो सकता है अनुच्छेद का, कोई भी दृश्य हो सकता है जिसको आपने अपनी आंखों से देखा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है जिंदगी का जिसको आपने भोगा हो अपने जीवन काल में या किसी से प्राप्त किया हो। ये सारी चीजें इस अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है इसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। इसकी शब्द सीमा आगे मैं बताऊंगा आपको 80 से 100 शब्द के बीच में होती है। अर्थात इसमें 5 से 6 से 7 से 8 से इस प्रकार के शब्द नहीं होते हैं अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत। ये मैं आपको अनुच्छेद लेखन की क्वालिटी और अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये सबसे पहले तो मैंने बताया कि अनुच्छेद लेखन एक गद्य की विधा है। जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट होते हैं, गद्य पाठ, एक पद्य पाठ। गद्य पाठ के बारे में बता चुका हूँ, पद्य के बारे में बताना चाहूँगा मैं। पद्य उस भाग को कहते हैं जिसको हम गा सकते हैं, जिसमें रस होता है, जिसमें अलंकार होता है, जिसमें ध्वनि होती है, जिसमें रस, छंद, गुण वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। जो भी सांस्कृतिक अलंकृत विधाएं हैं जो भी हिंदी साहित्य की, वो सारी उसके अंतर्गत आती है। उसको गा भी सकते हैं। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कविता है, एक पद्य का एक जीता जागता उदाहरण है। पद है, यह भी एक काव्य और पद एक ही चीज है। अच्छा, पद को ही काव्य कहते हैं, पद्य को ही, और काव्य को ही पद्य कहते हैं। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि अनुच्छेद लेखन को छोटे छोटे वाक्यों, अनुच्छेद लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता इसकी है, इसको हम प्रस्तुत करते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों के आधार बनाकर प्रस्तुत करते हैं। यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का उत्तम माध्यम है। जो सृजनात्मक शक्ति होती है बच्चों के अंतर्गत, उस शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अर्थात रचना करने की, किसी भी टॉपिक का कितना जल्दी अच्छे से अच्छा लिखा जाए, यह उस बात का प्रतीक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है। इसको दूसरे रूप में हम लघु निबंध की भी उपाधि दे सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद लेखन को हम छोटा निबंध भी कह सकते हैं। जैसा कि आप छोटा निबंध लिखते हैं, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस है आपका, इस पर कोई अनुच्छेद लिखते हैं आप, या गणतंत्र दिवस है, या हिंदी भाषा को लेकर आप कोई भी लेख लिखते हो, ये सारे निबंध लिखते हो, उन पर अगर इनको छोटे रूप में लिखें आप तो वही अनुच्छेद लेखन कहलाएंगे। अर्थात
अनुच्छेद लेखन का दूसरा नाम लघु निबंध, छोटा निबंध कह सकते हैं हम उसको। अनुच्छेद लेखन एक कला है और वास्तविक अनुच्छेद लेखन एक कला के रूप में जाना जाता है। एक जिस व्यक्ति ने कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस टॉपिक में शॉर्ट एंड स्वीट लिखना और बोलने की क्षमता, ये दोनों चीजें कला के रूप में मानी जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, हम जब कहीं बोलते हैं तो हम इधर उधर बहुत पहुंच जाते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है उस विषय से थोड़ा सा इधर उधर भी हट जाते हैं निबंध में। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही रहा जाता है, उस टॉपिक के इर्द गिर्द भटका नहीं जाता है। जो टॉपिक है उसी पे टिकना होता है और उसको कम से कम शब्दों में हमारी सारी बात भी हो जाए, जिस विषय के हम बारे में बता रहे हैं वह बात भी हम उस के अंतर्गत कह दें। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट कला है, कहने का तात्पर्य यह है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग सुगठित एवं समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है, अर्थात इसमें जो शब्द होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, सुगठित होते हैं, अच्छे प्रकार से उनका गुंफन होता है, वो अच्छे प्रकार से उनकी साँठ गांठ होती है, उसमें किसी भी प्रकार के आप इधर उधर शब्दों को नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से वाक्य और शब्द मिलते जुलते होने चाहिए। शब्द संख्या सीमित होती है और भी इसकी विशेषता है अनुच्छेद लेखन की कि जो शब्द सीमा होती है बहुत ही सीमित होती है, अर्थात उसमें अधिक शब्द नहीं होते हैं। इसलिए लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और जब हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो वह लिखते समय हमें ये सारी सावधानियों के साथ हमें कार्य करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय छात्रों एवं छात्राओं कि आप अनुच्छेद लेखन को इस तरीके से लिखें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। कोई नया टॉपिक नहीं है कि आप सोचें कि नया टॉपिक कहाँ से आ गया, बिल्कुल निबंध लेखन से ही मिलता जुलता टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है। ये निबंध का ही छोटा भाई कह सकते हैं इसको। जिस प्रकार आप अभी तक निबंध लिखते आए हैं, आप तरह तरह के निबंध शिक्षा को लेकर, दूरदर्शन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, हिंदी दिवस को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर, स्वतंत्र दिवस को लेकर अभी तक आप अपनी पिछली कक्षाओं में जो भी पढ़ते आए हैं वो सारा निबंध पढ़ा था। लेकिन नया टॉपिक जो जुड़ने जा रहा है वह है अनुच्छेद लेखन, जो कि इसी साल से जुड़ा है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। ये इस अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं को लेकर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है और मैं वीडियो को अलावा क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन न लें। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग परिच्छेद में लिखा जाता है और अलग अलग परिच्छेद बनाने पड़ते हैं हमें निबंध को लिखने के लिए, लेकिन अनुच्छेद लेखन को लिखने के लिए ऐसा सब कुछ नहीं किया जाता है। वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद में विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। वहां आप परिच्छेद पैराग्राफ अलग अलग बनाती हो इस चीज के लिए, ये फिर दोबारा से कोई चीज उसी से मिलती जुलती या उससे हटकर प्रस्तुत करते हो तो एक पैराग्राफ अलग बनाते हो, कई पैराग्राफों में आप निबंध को प्रस्तुत करते हो, क्योंकि निबंध नाम ही निबंध है, उसका निबंध का मतलब अच्छे से बंधन, कई बहुत ज्यादा शब्दों का। लेकिन अनुच्छेद लेखन उससे हटकर है, इसमें एक ही परिच्छेद में सारी चीजों को लाना होता है। कहने का तात्पर्य यह है उसमें मतलब 3-4 पेज में आप कई परिच्छेद बनाती हो, पैराग्राफ बदल बदल के लिखती हो, यहाँ तक ये पैराग्राफ समाप्त हो गया, फिर थोड़ा एक लाइन छोड़ के फिर दोबारा एक पैराग्राफ और कई पैराग्राफ आ जाते हैं, कई परिच्छेद आ जाते हैं उसमें। लेकिन अनुच्छेद लेखन में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, एक ही परिच्छेद में और एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत ही ये सारी बातें आपको उसमें सुगठित उसमें गुंफित करनी होती हैं अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद में भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया था, निबंध लेखन में यह सब कुछ करना पड़ता है, तब भूमिका बनानी पड़ती है। किसी टॉपिक पर हम कुछ लिख रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित एक भूमिका बनानी होती है, उसमें मतलब अच्छी चीजों का उसमें समावेश करना होता है। मतलब भूमिका को पढ़ते ही व्यक्ति की समझ में आ जाए
कि यह बहुत अच्छा इस चीज पर लिख सकता है और लिख रहा है, तो इसमें अनुच्छेद में भूमिका की जरूरत नहीं होती है। और जो लास्ट में हम लिखते हैं निष्कर्ष रूप में, शॉर्ट एंड स्वीट संक्षिप्त रूप में जो लिख चुके हैं निबंध, उसके बारे में निष्कर्ष जो लिखते हैं हम, उपसंहार लिखते हैं, तो वह अनुच्छेद में नहीं होता है। अर्थात भूमिका और निष्कर्ष, उपसंहार, ये दोनों अनुच्छेद में नहीं होता है। अनुच्छेद का आकार 80 से 100 शब्दों में होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, निबंध के अंतर्गत शब्दों की जो सीमा है वो लगभग आपकी 500, 600, 800 तक चली जाती है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 के बीच में ही रहती है। 80 से 100 से हटकर नहीं जाती है। उसमें जो आपका अनुच्छेद लेखन होता है इसमें अनावश्यक शब्द और प्रसंग का वर्णन नहीं होता है। इसमें अनावश्यक शब्दों का और प्रसंग का वर्णन नहीं करना होता है। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक जो शब्द होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे शब्द, और अनावश्यक प्रसंग, जिन प्रसंगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रसंग अनुच्छेद में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह निबंध और अनुच्छेद में अंतर है। एक केंद्रीय भाव या विचार का विस्तार होता है। इसमें एक ही केंद्र, अर्थात एक ही केंद्र, एक ही विषय पर उसको केंद्र मानकर, उसी को सब कुछ मानते हुए जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं उस पे आधारित हो। अर्थात ऐसा ना हो कि वाक्यों में परिवर्तन हो हर वाक्य में। वो वाक्य एक ही विषय पर, सारे वाक्य एक ही विषय के बारे में कह रहे हो। अनुच्छेद लेखन का मतलब वह होता है। अलंकारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें ज्यादा अलंकारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मतलब ज्यादा सुशोभित नहीं किया जाता है इसको। जैसे हम निबंध लेखन को, ऐसे राइटिंग को जिस प्रकार हम करते हैं, उस प्रकार से अनुच्छेद लेखन को हम नहीं करते हैं। अर्थात अनुच्छेद लेखन को सजाया बजाया नहीं जाता है, क्योंकि सजाने के लिए हम नए नए शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो निबंध का आकार ले लेगा। अर्थात फिर अनुच्छेद और निबंध में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो अनुच्छेद में हमें बड़ा ही सोच समझ के, तभी तो इसको एक विशिष्ट कला कहा है कि अपने शब्दों को शॉर्ट एंड स्वीट रूप से प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद कहलाता है। सभी वाक्य एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं आपको कि जो सभी शब्द होते हैं, सभी वाक्य होते हैं, एक दूसरे से वो स्वाभाविक तरीके से जुड़े होते हैं। यह है आपका अनुच्छेद लेखन की एक विशेषता, एक कुशलता, एक कौशल है। इस प्रकार लिखा जाता है। मैंने आपको अनुच्छेद लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार की दोनों की शब्द शैली है, दोनों का किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी चीजें निबंध में होती हैं, कौन सी अनुच्छेद में होती हैं, कौन सी चीजें निबंध में नहीं होती हैं, कौन सी चीजें अनुच्छेद में होती हैं, इन सारी विषयों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा कर ली। अब मैं आपको एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं इसी अनुच्छेद लेखन का, जिसका नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। यहां विज्ञान की बात करें तो विशिष्ट ज्ञान, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से हम दुनिया के हर कोने तक, दुनिया की हर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। कम से कम समय में, कम से कम मूल्य में, दूर से दूर वाली चीज को आप अपने घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हो। उसे कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। साइंस, खोज, अन्वेषण, रिसर्च कहते हैं इसको। और वरदान कहते हैं आशीर्वाद को, और अभिशाप कहते हैं पाप को। अर्थात विज्ञान क्या है, यहां विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विशिष्ट ज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं, साइंस वाले, वह जिसको हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, जिसका विश्लेषण होगा विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान। अर्थात विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति ही विज्ञान। अर्थात विशिष्ट शैली के माध्यम से हम जब आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, तो वह आपका विज्ञान कहलाता है। आज का यही टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान
दौर विज्ञान का दौर है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो वर्तमान समय चल रहा है वो विज्ञान का समय चल रहा है, विज्ञान की देन है। आज हम स्वयं आप देख रहे हो, जो मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस मोबाइल और ब्लूटूथ के माध्यम से जो मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह भी एक विज्ञान की देन है। विज्ञान के सहारे आज मानव निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है और विज्ञान के माध्यम से जो मनुष्य है, जो मानव है, जो इंसान है, वो निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान की निरंतर खोजों ने संसार में नई क्रांति ला दी है और विज्ञान की लगातार नई नई खोजें जो हो रही हैं, उसने संसार में एक नई प्रकार की क्रांति ला दी है। आधुनिक तकनीकों के सहारे मनुष्य विकास की मार्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से जो इंसान है वो विकास की मार्ग की सीढ़ियां जो होती है उन पर अर्थात विकासशील बन रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है और जिस देश में रहता है उस देश को भी विकसित कर रहा है। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान की ये उपलब्धियां मानव के लिए वरदान स्वरूप है और विज्ञान की जो ये उपलब्धियां हैं विज्ञान के माध्यम से, ये मानव के लिए एक वरदान अर्थात एक आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत है। इंजीनियर का क्षेत्र हो या चिकित्सा का या रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो या भौतिक विज्ञान का, विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बना लिया है। नई नई गाड़ियां, रेल, वायुयान, जलयान, बड़े बड़े भवन, आधुनिक तकनीकें सभी विज्ञान की देन है। अर्थात आप जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियर का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में देखें आप, वह विज्ञान का ही कमाल है। अर्थात नई नई गाड़ियां, रेल, वायुयान, यह भी एक वैज्ञानिक साइंस की ही देन है, जो कि आज ये सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर रहे हैं, इन चीज़ों को बना रहे हैं, ये विज्ञान की नई नई तकनीकी ही देन है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, फैक्स, इन सब प्रयोगों से आज संचार व्यवस्था इतनी आसान और सामान्य हो रही है कि पूरे विश्व की सूचनाएं क्षण भर में ही उपलब्ध की जाती है। अर्थात आप दे रहे हो सैटेलाइट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से दूसरे देश से, चाहे विश्व के किसी भी देश में कोई भी चीज हो, उसको हम अपने यहाँ क्षण भर में कम पैसों के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करके सैटेलाइट के माध्यम से नासा देखता है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह भी एक विज्ञान की देन है। हालांकि हमारी जो संस्कृति है उसके सामने विज्ञान तो फेल है। हमारे यहाँ 80-85 रुपये का पंचांग बता देता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, और उसी चीज के लिए नासा करोड़ों रुपए खर्च करता है उस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जानने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, या विज्ञान की बात हो रही है तो विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। इतनी आसान और सामान्य हो गई है कि पूरे विश्व की सूचना क्षण भर में ही उपलब्ध हो जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने अत्यंत उपलब्धियां हासिल की है, और चिकित्सा की बात करें उसमें तो अत्यंत उपलब्धियां हासिल की है। नई नई मशीनों की खोज से आज बड़े बड़े ऑपरेशन करने सरल हो गए हैं। और आपने विज्ञान सबसे ज़्यादा जो क्रांति मचाई है विज्ञान ने, वो चिकित्सा के क्षेत्र में मचाई है, कि जिसमें नई नई मशीनों का निर्माण करके हम व्यक्ति के अंतर्गत किसी भी दोष को, किसी भी रोग को, किसी भी आंतरिक कमजोरी को, किसी भी आंतरिक प्रॉब्लम को हम उन मशीनों के माध्यम से जान सकते हैं, जो कि कुछ एक समय पहले ऐसी चीजें नहीं थी, जो कि आज विज्ञान की वजह से ये सारी हमें प्राप्त है कि आप उन सारी चीजों को देख सकते हो मशीन के माध्यम से, कि इनके आंतरिक शरीर में किस जगह पर कितनी प्रॉब्लम है, क्या चोट है, क्या मतलब तकलीफ है, उसको आप जान सकते हो। यह सब विज्ञान की ही देन है। और बड़े से बड़े ऑपरेशन को भी उन मशीनों के माध्यम से, जिन मशीनों को विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा बनाया गया है, उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। नई नई औषधियों की खोज से लाइलाज बीमारी में नियंत्रण पाना आसान हो गया है। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक उपहार दिए, और विज्ञान ने इस मानव जीवन को अनेक गिफ्ट दिए, अनेक उपहार दिए हैं। बटन दबाते ही सारे सुख साधन प्राप्त हो जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत योगदान दिया, और कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के, वैसे तो हर क्षेत्र में ही विज्ञान ने अपना योगदान दिया है, अपना मतलब वरदान दिया है। बट
सबसे ज़्यादा जो दिया है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले मैंने बताया आपको चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब क्रांति लाई है विज्ञान ने। उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में जो किसान सोच नहीं पाते थे कि किस प्रकार हम कृषि को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हमारी कृषि में हमें फायदा हो और किस प्रकार हम अधिक से अधिक अपनी फसल का दाम प्राप्त कर सकें, उसके लिए विज्ञान ने नई नई तकनीकों का निर्माण किया, जिनके माध्यम से उसने अपनी फसल को अच्छे तरीके से उगाया और उस फसल की जो मूल्य है वो फसल से ज़्यादा प्राप्त किया उन्होंने। मतलब यह सब विज्ञान की ही देन है। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अद्भुत योगदान दिया। नई नई तकनीकी रसायनों की खोजों और कृषि करने के तरीकों ने उपज को चौगुना कर दिया। घर बैठे सभी कार्य सुगम हो गए। कंप्यूटर का प्रयोग आज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। छोटा काम या बड़ा काम, कंप्यूटर की आवश्यकता तकनीक काम के लिए पड़ती है। और कंप्यूटर तो आप जानते ही हो साइंस की सबसे बड़ी अच्छी देन है। कंप्यूटर के माध्यम से तो झटकों में आप किसी भी चीज़ को कैसे भी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो और देख सकते हो। तो कंप्यूटर तो एक अपने आप में बहुत ही महान चीज़ है, एक विज्ञान की देन है। मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, जिसके सहारे मनुष्य आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। और विज्ञान के माध्यम से, विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से व्यक्ति आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य विज्ञान के दुरुपयोग के जाल में भी फंसा हुआ है। जहाँ दुरुपयोग की बात करूँ, अब कुछ हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज़ हो उसका कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान की बात करें तो मनुष्य विज्ञान के दुरुपयोग के जाल में भी फंसा है। विज्ञान ने मनुष्य को विनाश के साधन भी उपलब्ध करा दिए हैं। बम, विमान, अणु बम, विषैली गैसें अब विज्ञान की देन है। मनुष्य अगर इन वैज्ञानिक बुद्धियों का दुरुपयोग करेगा तो निश्चित विनाश की ओर अग्रसर होगा। विज्ञान की खोजें स्वयं में कोई दोष नहीं है, दोष तो उसके दुरुपयोग में है। विज्ञान स्वयं में विनाशकारी नहीं है। यह तो आज मानव के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। इसका उचित उपयोग करके ही मानव सफल हो सकता है। विज्ञान गलत नहीं है। मैं बहुत सुंदर बात बताना चाहूँगा इस शीर्षक के अंतर्गत आपको कि विज्ञान गलत नहीं है। विज्ञान का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, तकनीकी का प्रयोग के विज्ञान ने तो सारी तकनीकी बना दी। भाई कंप्यूटर है, टीवी है, ये सारी विज्ञान की देन है। अब विज्ञान ने ये सारा बना दिया। अब ये सारा अच्छे काम के लिए बनाया है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इस चीज का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ करना है, किस लिए करना है। अपनी सुरक्षा के लिए करना है या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करना है, ये आप पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है वो अभिशाप नहीं है, वो वरदान है। अर्थात विज्ञान की ये देन है कि आज हम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, बुलंदियों को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान गलत नहीं है। मान लीजिए बम बनाया, बम अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह गलत है, उसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई चीजें कंप्यूटर के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। भाई विज्ञान ने तो बना दी जानकारी के लिए, जानकारी के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन जानकारियों को, उन तकनीकी के माध्यम से कब प्राप्त करते हैं, नॉलेज के रूप में प्राप्त करते हैं आप, या अपने आप को बर्बाद करने के लिए प्राप्त करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान है, अभिशाप नहीं है। विज्ञान एक हमें आशीर्वाद की तरह मिला है। विज्ञान हमें ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाता है। विज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह अनुच्छेद लेखन आपका कंप्लीट होता है। इसका यह पहला भाग है, पहले भाग में ही यह कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद लेखन को 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है और बोला भी उतने में ही जाता है। बट मैंने यहाँ थोड़ा सा आज समझाना था, एक नया टॉपिक जुड़ा है आपके विषय में, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद में भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो सहर्ष कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।